अभी से तुम गायब हो गई। अच्छा, मैंने एक पीडीएफ शेयर करी ग्रुप के अंदर। उसमें तमाम नोट्स बने हुए भी हैं। एक बार जरा वो नोट्स देख लेना। पीडीएफ के अंदर मैंने सारी चीज़ें उर्दू उर्दू में लिखी थी, रोमन उर्दू में, वो मैंने वहाँ पे दे दी है। तो एक एक करके जो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे वो वहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से हमारा एग्जाम शुरू होगा 00 से 09 तक। सर ने अभी तक कहा है 10 और 11 आवाज नहीं आ है। रही है मेरी? हाँ, आ रही है। कहाँ से स्टार्ट कर रही हो? हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से, ताकि रोजाना एक टॉपिक कवर कर ले और एग्जाम से पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीक आएगी एग्जाम की डेट, तो हमारे पास 7 दिन है और 9 रेपोजिटरीज। हो एक जाएंगी। रेपोजिटरी में जो 9 कुछ स्टेप है छोटे हमारे। हैं, जो छोटे हैं वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। जो लेंथी है वो ये है जैसे। आज आज लेसन 1 कर लेते हैं। आज लेसन 1 करते हैं, और लेसन 1 की पीडीएफ मैंने दे दी है। मुझे भेज दी थी। सबको भेजिए मैंने ग्रुप के अंदर। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबके पास जिसको आता है वो भी बता सकता है, मना नहीं है। आ रही? हम्म, टावर रुक गई, आवाज नहीं आ रही। आ रही आ रही। ये सारे नोट्स मैंने बनाए थे। अभी फिलहाल मैंने यही सारी चीज़ें जो है ना पीडीएफ के अंदर दे दी है। हाथ क्या चैट जीपीटी से पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे समझाता जाएगा। यार मैं बोल रही हूँ हमने तो पढ़ ली थी ना ये स्टेप 1। तो हाँ, बस इसमें से ही रेपोजिटरी में से ही पढ़ लो, इसी को ही समझा दो। अब डिटेल नोट्स खोलोगी तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। रही रही बताते जाओ। तुम नोट्स से बोलती भी जाओ ना, अगर हमारे पास रह जाए तो, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, ये अटक जाएंगे। फिर इसमें सवाल तो इसमें से भी बन के आएगा। इसको जूम करो, स्क्रीन को जूम करो और एक एक हेडिंग को ना रीड करते जाओ, उसको फिर बताते जाते। वेट। और जूम करो। इससे ज़्यादा दूम का होगी। हाँ बस सही है, ठीक है। पढ़ो। यार रोमन में बताते जाओ ना, ताकि इनको आसानी रहे। अरे पहले पढ़ोगी तो हम बता देंगे ना, पहले पाइथन इज हेडिंग तो हाई बोलो। लेवल और इंटरप्रेटेड वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोन इट्स सिंप्लिसिटी। हमें ये इसकी सिंपल और रीडेबिलिटी की वजह से हम इस पाइथन को बार बार यूज करते हैं। इसको भाई क्रेडिट। पाइथन जो है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो हाई लेवल होती है। हाई लेवल का मतलब ये है कि वो लैंग्वेज जो है वो मशीन को समझ में नहीं आती। सही है। हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन को सिर्फ 0101 वाली लैंग्वेज समझ में आती है। हम अगर मशीन को बोलेंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे, पाइथन को बोलेंगे ना हेलो वर्ल्ड या हेलो, तो उसको वो समझ में नहीं आएगी। उसको 000 करके ये वाली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ना, ये वाली समझ में आती है। तो इंटरप्रिटेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करवाता है मशीन लैंग्वेज में। आगे रीड करो, फिर मैं बताते जाऊंगी। वर्सेटाइल आगे देखो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी, क्रिएटेड बाय। अच्छा, ये भी हमारे क्विज में आ सकता है कि किसने बिल्कुल आ बनाई सकता है। है कि पाइथन को किसने बनाया था। अच्छा, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है, पैरागार्डियम, पैराडिकल्स। भाई ये बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट पाइथन ओरिएंटेड किन है, किन चीजों फंक्शनल को सपोर्ट प्रोग्रामिंग कर है, रहा है। लाइब्रेरी है इसके पाइथन अंदर। पाइथन बताते किन जाओ। किन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कर रहा है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी कर रहा है, प्रोसीजनल प्रोग्रामिंग को भी कर रहा है, प्रोसीजनल सब का कुछ कर मतलब रहा है। है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो हम फंक्शन बना के करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स में जो हम काम करते हैं, वो क्लासेस के सब साथ चीज़ों को काम सपोर्ट करते हैं। करता है। Python extensive standard library and community support make it ideal web development and data analysis। यानी पाइथन जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं लाइब्रेरी के साथ, वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, जिनमें जो है ना वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट को डेवलप करने की लाइब्रेरीज होती हैं, और डेटा एनालिसिस यानी डेटा साइंटिस्ट जो बन रहे होते हैं उनके लिए भी पाइथन ही।
और हमें पता है एआई के अंदर भी हम पाइथन को यूज ऑटोमोशन, करें। एआई ऑटोमोशन एंड तक जो पाइथन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है ना, पाइथन पहले भी थी, आज से पहले भी थी, कई सालों पहले भी थी। पाइथन कब से है? खाली पाइथन कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें, अगर सिर्फ पाइथन को देखें तो वो अकेले कुछ भी नहीं है। पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं जो एआई को सपोर्ट कर रही हैं, जो एआई के साथ इंटीग्रेट होकर डेटा साइंटिस्ट की फील्ड निकल ली है, इसमें जो है ना पाइथन का एक बहुत बड़ा रोल है। आगे इसको डिटेल में डिस्कस किया गया कि पाइथन और कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। लिखा हुआ है फ्रेंडली, बिगनर फ्रेंडली है, सिंटैक्स इजी है, बिल्कुल वैसी इजी है जैसे टाइप स्क्रिप्ट का है, तकरीबन वैसी है। अभी लर्निंग हमारे एंड पास ये ऑटोमेशन एजेंटिक एआई जैसे जैसे अभी रमीशा ने सबसे बताया ना, ज़्यादा छोटी अभी जो जो यूज हो अभी रही जो है। सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है पाइथन, वो एजेंट्स बनाने के लिए यूज़ हो रही है क्यू एआई जो एआई के एन साथ। चैन फ्रेमवर्क के साथ काम करती है। बिल्कुल, और जिसमें जो है ना फ्लैश और डियांगो और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, उनके साथ यूज़ हो रही है। इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन किस किस में यूज हो रही है वो भी इसमें लिख दी इन्होंने। डेटा साइंस, एनालिटिक्स, एजेंटिक एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज। अच्छा, अगर अगर एक मिनट, अगर हम खाली पाइथन को देखें, मैंने कहा ना पाइथन अकेले कुछ भी नहीं है, उसकी लाइब्रेरीज मिलके और जो है ना हम और चीज़ें मिलके जो है ना उसको यूनिक बना देती है। अब जैसे ना पाइथन से सिर्फ एक काम नहीं हो सकता, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट ये एक बिल्कुल अलग फील्ड है। मशीन लर्निंग ये अलग फील्ड है। एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये बिल्कुल अलग फील्ड है। तो हमें पाइथन में भी अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करना पड़ेगा। कुछ लोग पाइथन सीखकर डेटा एनालिस्ट करते हैं, कुछ एजेंट्स बनाते हैं, कुछ मशीन लर्निंग करते हैं, अलग अलग काम होते हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो बताया गया कि नेचुरल पाइथन की लैंग्वेज प्रैक्टिकल प्रोसेसिंग यूज है क्या है। इसके अंदर ना हम जो आजकल रिपोर्ट के अंदर हम लोग इमोशंस वगैरह डाल रहे हैं ना वो इसमें यूज सेंसर जो होती है। जो जो सेंसर लगे होते हैं, सोचने और समझने की, फील करने की जो सलाहियत होती है, ये वो वाली चीज़ होती है। बिल्कुल इंसानों की तरह जो रिएक्ट करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। आगे हम भी शायद यही पढ़ेंगे। आगे और भी है। वेबसाइट, वेब वेब डेवलपमेंट सब जानते हैं। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें यही हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे डीप में जाकर। ऑटोमोशन एंड स्क्रिप्टिंग, साइंटिस्ट कंप्यूटिंग, यानी जो डेटा आ रहा होता है ना, डेटा की जो एनालिस्ट हो रही होती है, यूट्यूब का डेटा है या किसी भी कंपनी का डेटा है। पहले हम एम एस एक्सेल पे काम कर रहे होते थे, तो अब वो एजेंट्स बनाकर पाइथन के ज़रिए होता है, लेकिन वो फील्ड क्या कहलाती है? डेटा साइंटिस्ट की, डेटा एनालिस्ट। साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होती है पाइथन, इंटरनेट थिंकिंग में यूज़ होती है। अच्छा, इसको ना जब डायग्राम आए ना तो इसको जो है ना वापस से स्क्रीन को ना जूम आउट कर देना। ठीक है, अब ये आ गए अच्छा, 10 मिनट। अब ये ना एक डायग्राम डायग्राम बताई गई है। ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या, इस जूम आउट कर दो, डायग्राम को खोलो सिर्फ। अच्छा, ये जो है ना हमें मिसाल दी गई है कि पहले ये हाउ टू वर्क, किस तरह से पहले जो है ना सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा और पाइथन, ये तीन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और तीनों की अपनी अलग अलग जो है ना वो वर्किंग है और अलग अलग काम करती है। ये हर और तीनों ही अपने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो पाइथन का है। तो ये बता रहे हैं कि सी प्लस प्लस किस तरह से एग्जीक्यूट होता है कोड, जावा का कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और पाइथन का कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो इन्होंने पहले सी प्लस प्लस दिया हुआ है, तो ये डायग्राम बनी हुई है। अब इसको ना स्क्रॉल करके हमारे साथ समझा दो। आगे आ जाते हैं ना, क्योंकि जो डायग्राम में लिखा हुआ है ना वो उस वो नीचे है भी वो वैसे। नीचे लिखा हुआ है पूरा। हाँ, सही है। ठीक वैसे है। हमें सी प्लस प्लस और ना इसको अब देखने की पाइथन कैसे ज़रूरत वर्क नहीं है। करती है इसमें पूरा लिखा हुआ है हमारे पास। सोर्स फाइल है, कंपाइलर है, बाइट कोड है, वर्चुअल मशीन है। नहीं, अच्छा मैं बताऊँ किस तरह से करेगी। पहले सबसे पहले यूज़र आएगा, यूज़र ना अपना कोड जो कोड होता है ना वो लिखेगा कोड एडिटर पे लिखेगा। और वो हम जो जाएगा कोड सोर्स कोड पे। हम जो कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अलावा सबलाइम भी होता है और एडोब ड्रीमवेयर भी होता है। ये तीन सॉफ्टवेयर होते हैं जो फेमस है ज़्यादा। तो हम जो है वी एस कोड पे काम करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। कोड को हम लिखते हैं किसमें? सोर्स फाइल में। सोर्स फाइल हमारी क्या होती है? हम एक फाइल बनाते हैं, जिसकी जब हम एक्सटेंशन पाइथन में होती है कोड पी लिख वाई रहे की। होते हैं तो ऐप डॉट पी वाई, सही है, या इंडेक्स डॉट पी वाई, वो पी वाई की फाइल हमारी जो होती है वो सोर्स फाइल होती है। अब ये कोड एग्जीक्यूट किस तरह से होता है? यूज़र ने कोड लिखा कोड एडिटर में, और वो कहाँ लिखा है? फाइल में। फाइल कौन सी है? पी वाई की, पाइथन की फाइल है। जब तक पाइथन आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं होगा तो पाइथन वर्किंग नहीं करेगा। अब वो कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होगा? फाइल में यूज़र ने लिखा पी वाई की फाइल में, हेलो वर्ल्ड,
अब वो हेलो वर्ल्ड लिख तो लिया, अब मशीन को तो समझ में नहीं आता, हमारा जो सीपीयू है उसको नहीं समझ में आता हेलो वर्ल्ड क्या है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं समझ में आती किस तरह की है वो। अब वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब पीसी जो है हमारा जो है सीपीयू, उसको तो 0001 की लैंग्वेज समझ में आती है। अब वो कंपाइलर बीच में होता है, कंपाइलर कंपाइलर का क्या काम होता कंपाइलर है? के अंदर भी 3 काम हो रहे होते हैं। बिल्कुल, कंपाइलर कंपाइलर क्या काम करता है? पहले जो है कोड लेता है उसको और उसको टोकन में तोड़ देता है। सही है, टोकन में तोड़ देता है। अगर हम इसको नीचे नीचे आ जाओ, नीचे लिखा हुआ है, ये तीनों पॉइंट लिखे हुए फिर कंपाइलर इसको के। लेके जाता है वो सिंटेक्स में, जूम जिसमें करो, इसमें जूम लिखा करो हुआ उसको। भी, मैं जूम कर लूँ थोड़ा। इसमें हाँ, देखो पाइथन कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर, यूजर ने कोड लिखा कोड एडिटर में, फाइल में पीवाई की, कंपाइलर ने उस कोड को लिया, सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइज। इसका मतलब क्या होता है? वो छोटे छोटे चंक्स में, उस जैसे यूजर ने लिखा हेलो हेलो वर्ल्ड को लिखा अलग फाइल तोड़ेगा, में, वर्ल्ड को अलग। कंपाइलर क्या करेगा? उसको चंक्स में तोड़ देगा, टोकन में कीवर्ड्स अलग करेगा, आइडेंटिफायर अलग करेगा, लिटरल्स जो है वो अलग करेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेगा कंपाइलर? उसको सिंटेक्स। सेंटेक्स एनालाइज करेगा। सेंटेक्स टोकन, वो जो टोकन उसने तोड़े हैं, उस टोकन के जो है सेंटेक्स चेक करेगा, क्या वो सेंटेक्स सही लिखा है या गलत और लिखा है। पाइथन के सही रूल्स के है। हिसाब से अच्छा, है या नहीं। सेंटेक्स सेंटेक्स से क्या मतलब है? सेंटेक्स से मतलब ये है, एक वेरिएबल बनाया वी इज इक्वल और डबल कोट में हेलो वर्ल्ड। अगर यूजर ने हेलो वर्ल्ड पहले लिख दिया, वी बाद में लिखा है, तो ये रॉन्ग सेंटेक्स है, चलेगा ही नहीं, हमें पता है ये गलत लिखा हुआ है। तो ये हमें पता है क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन अगर कोई न्यू फ्रेश आता है तो उसको नहीं पता ये सेंटेक्स सही है या गलत है। वो तो ये गलती करेगा ना, और जब कोड रन करेगा तो उसके बाद एरर आएगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? पहले ही उसको सेंटेक्स को चेक कर लेता है कि इसमें एरर तो नहीं है। तीसरा स्टेप क्या होता है? सेमेंटिक एनालाइज। ये क्या करता है? जो हमारे जो कोड लिखा हुआ होता है उसकी ना मीनिंग चेक करता है, कंटेंट चेक करता है कि इसकी मतलब ये सीक्वेंस कोड सही, वर्क करेगा नहीं करेगा, इन्होंने क्यों लिखा है, क्या काम है बिल्कुल इसका। कंटेंट सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। उसके बाद उसके बाइट बाद कोड कंपाइलर, जनरेट ये होता है। 3 स्टेप पूरे करने के बाद कंपाइलर हमारा बाइट कोड तैयार करता है। सही है, यूजर ने लिखा डेटा विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल बनाकर पीवाई की, कंपाइल ने 3 स्टेप से उसको गुजारा। पहले टोकन में तोड़ा, उसके बाद सेंटेक्स चेक करा, उसके बाद सेमेंटिक एनालाइज किया, उसके बाद कंपाइलर जो है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, हमारे बाइट साथ कोड आगे की एक्सटेंशन होती है पीवाईसी। जैसे हमने अभी पीवाई की फाइल बनाई है, लेकिन बाई कोड जब फाइल बनेगी तो ये पीवाईसी की फाइल बनती है। ये इसको समझता है। या अक्सर देखा होगा जब हम काम कर रहे हैं ना वीएस कोड में या किसी में भी, तो हमारे पास एक फाइल बनी हुई आ जाती है पीवाईसी के नाम से। तो ये फाइल पता है कब मोस्टली बनी हुई आती है? जब हम रन कर देते हैं। जब हम मॉड्यूल्स पे काम करते हैं ना, नहीं आती, अक्सर ये फाइल बनी हुई नहीं आती। लेकिन जब हम मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं ना, एक मॉड्यूल लिख के दूसरी फाइल में इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं, तो हमारे पास एक फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाता है डॉट पीवाईसी के नाम से। जब हम उसको खोल के देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? जो यूजर ने पीवाई की फाइल में कोड लिखा हुआ था है ना, उसका पूरा बाइट कोड बन के हमारे फोल्डर में ही डॉट पीवाईसी की फाइल में आ जाता है। वैसे आगे बताओ थोड़ा। अब यहाँ पे इन्होंने पूरी एग्जाम्पल दी हुई है, जो अभी हमने पढ़ा है ना उस सब चीज़ों की पूरी एग्जाम्पल है। और ये सब हमें पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें हमें आ गई हैं जितना कोड लिखना है। आगे चले अपने। बाइट कोड कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। ये बाइट कोड होता किस तरह का है? तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि इनके पास कोई रियल वर्ड तो एग्जाम्पल नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, ये पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है डिस्क के नाम से, इसको इंपोर्ट करके ये रहा। इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी है कि बाइट कोड इस तरह का जनरेट होता है। और डिस कोड, डिस जो है ना, लाइन बाय लाइन यानी वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ती जाती है और दिखाती जाती है। चले आगे। हाँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेन कर दूँ हमारे साथ डिस्क को। वैसे मैंने कर तो दिया है। है बस वो पूरा वही, ये सब चीज़ें यही है। डिस्क जो है बिल्ट इन मॉड्यूल है, मैंने ये बता दिया है। प्रोवाइड वे डिसेबल इंस्पेक्ट बाइट कोड पाइथन ऑब्जेक्ट सच एज फंक्शन मेथड क्लास अलाउ सी लो लेवल
representation your Python code and understand how it is executed by Python interpreter. वही चीज़ है कि पाइथन इंटरप्रिटेटर जो है वो किस तरह से बाइट कोड बनाता है, उसको देखने के लिए डिस्क मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्क्रॉल करो। वाई इज पाइथन बाइट कोड इम्पोर्टेंट? कह रहे हैं बाइट कोड हम बना क्यों रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? बाइट कोड के बगैर भी तो काम हो सकता है। सबसे पहले इंटरप्रिटेटर का काम क्या है? टोकन में तोड़ना। मशीन जो है हमारी, उसको हेलो वर्ल्ड समझ में नहीं आता। अब उसको जब हेलो वर्ल्ड समझ में नहीं आता तो वो कैसे समझेगा? वो काम हमारी बात को समझेगा कैसे? हमें कैसे काम करके देगा? उसके लिए हम बाइट कोड बनाते हैं। बाइट कोड बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पाइथन बाइट कोड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ पाइथन कोड टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है? इस पूरी एक लाइन का मतलब ये है कि अगर हम बाइट कोड ना बनाएं, एक तो बाइट कोड के बगैर मशीन समझ ही नहीं सकती, और इंटरप्रेटेड के बगैर हमारा पाइथन हमारी जो भी हम विंडो जो भी यूज कर रहे हैं ना, इसके बगैर तो चलेगा नहीं। एक प्लेटफॉर्म देती है हमें। हाँ, लेकिन बाइट कोड का काम क्या होता है? बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अभी हम लोकल यूजर जो हैं वो हम विंडोज पे काम करते हैं, अगर हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटेटर होगा तो हमारा जो है ना ये बाइट कोड चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। अगर 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 हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक पर हो या लिनक्स पर हो और हम बाइट कोड के बगैर काम करें तो हमारा कोड रन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाइट कोड बनाते हैं तो हम अपना पाइथन कोड इजीली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक और लिनक्स सब पर हम इजीली रन कर सकते हैं। तो बाइट कोड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हम यही तो चाहते हैं, हम कोई वेबसाइट बनाएं या कोई भी प्रोग्राम बनाए पाइथन पे, वो यूज़र के किसी भी सिस्टम पे चल जाए, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो या इससे ज़्यादा कोई एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ हो या मोबाइल हो, किसी भी डिवाइस हो, चल जाए उस पर। तो उसके लिए हमें बाइट कोड बनाना पड़ता है। फर्स्ट हेडिंग यही लिखी हुई है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डायनेमिक टाइपिंग। आ गया। डायनेमिक टाइपिंग का क्या मतलब है? पाइथन बाइट कोड इज डायनेमिकली टाइप, यानी जब पाइथन बाइट कोड बनता है ना तो रन टाइम पर जब हम कोड लिखते हैं ना तो वो रन टाइम पर ही टाइप को खुद जो है ना खुद से एज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते थे ना तो उसमें जो ना वो रिस्ट्रिक्शंस थी कि हमें टाइपिंग देनी पड़ती थी। पाइथन में हम टाइप नहीं देखता। हाँ, अब पाइथन में हम टाइप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर हम नहीं देंगे ना तो बाइट कोड से फ़ायदा क्या होगा कि पाइथन बाइट कोड से जब कोड रन हो रहा होगा टाइप को खुद ही डिफाइन कर लेगा, खुद ही डिसाइड कर लेगा कि क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, इसलिए क्या है हमें बताने की एनी जरूरत टाइम खुद ही रन टाइम पे खुद डिसाइड कर लेगा। हमें हाँ यहाँ पे टाइप बताने की वो नहीं होती। डायनेमिक जरूरत टाइपिंग नहीं ये है। है। लेकिन जबकि हम टाइप लेकिन स्क्रिप्ट बता रहे थे। बेस्ट प्रैक्टिस यही है इसमें भी कि हम टाइप को डिफाइन करें। फ्लेक्सिबिलिटी, पाइथन बाइट कोड कैन बी इजीली मॉडिफाई और एक्सटेंड। हम पाइथन अगर बाइट कोड बन गया है ना एक बार, अगर हमें उसके अंदर भी चेंजेस करनी है तो बाइट कोड बना कहाँ था? .pyc की फाइल में, तो हम वहाँ अंदर जाकर भी चेंजेस कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट है तो आराम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, नीचे ये चेंज करने का तरीका भी दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप में जाकर है, हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसको बस चेंज मेन करने की। चीज़ें जो जैसे अगर एमसीक्यूज में आ भी गया क्विज में तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी क्या बाइट कोड में क्या क्या है, हाँ, क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, इंडिपेंडेंट है, डायनेमिक टाइपिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पता रिकॉर्डिंग हो होना रही है? चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग है। चलो, अभी कह रहे हैं हाउ पाइथन यूजेस बाइट कोड, कि बाइट कोड यूज हो कहाँ रहा है। व्हेन आ रन पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन इंटरप्रेटर फर्स्ट कंपाइल इनटू बाइट कोड। कह रहे हैं जब पाइथन का जब स्क्रिप्ट यानी कोड रन हो रहा होता है ना तो इंटरप्रिटेटर जो है ना उस बाइट कोड को यूज करता है। और एग्जीक्यूशन कैसे होती है, कोड चलता है कैसे है कि जो बाइट कोड बनाए ना वो आगे पीवीएम में कन्वर्ट होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट होता है। अब ये डायग्राम पे जाओ, डायग्राम में ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऊपर वाले में ही है ना, ऊपर वाली डायग्राम में लेकिन इसमें डीप ना हो जाए, लोगों के लिए मसला हो जाए। वर्चुअल मशीन में यहाँ आ गए ना, अब यहाँ पे हम काम करें, यहाँ पर आ कंपाइलर से गए बाइट कोड तैयार हो गया, बाइट कोड से वर्चुअल मशीन में चले गए हम। बाइट कोड से
अच्छा, बाइट कोड से करेगा कौन? कंपाइलर ही करेगा। कंपाइलर पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड भी ना हमारी उसको समझ में नहीं आता। किसको? मशीन को। वो फिर वर्चुअल मशीन में जाएगा कोड। वर्चुअल मशीन से हमारे पास स्क्रॉल करो नीचे, स्क्रॉल करो। अच्छा, एक मिनट रुकना। रमीशा तुम आगे कंटिन्यू करो, मैं कोड दिखा के जा रही हूँ, ठीक है? मैं गेट ओपन करके आई। अरे डायग्राम पे स्क्रॉल कर देती ना। हाँ बस यही छोड़ दो। 11 अरे नीचे, हाँ बस। वर्चुअल मशीन से जो है ना कोड रन होगा जाकर। सबसे पहले हम कोड लिखेंगे अपनी फाइल में। फाइल से कंपाइलर क्या करेगा? उसको बाइट कोड बनाएगा। बाइट कोड से वो वर्चुअल मशीन वी हाँ वर्चुअल मशीन पीवीएम में जाएगा। ये एमसीक्यूज में आएगा क्वेश्चन लाजमी के बाइट कोड से डेटा हमारा जो होता है कोड वो कहाँ जाएगा? वीपीएम में जाएगा। ये लाजमी याद रखना है। यहाँ से हमारा कोड कंपाइल होकर कहाँ जाएगा? बाइट कोड से वीपीएम में, पीवीएम में, और यहाँ से रन हो जाएगा कोड। स्क्रॉल करो। यहाँ गया ना, बाइनरी कोड और मशीन कोड। अब फिर हाँ आगे बाइनरी बढ़ो। कोड देखो। अब इस स्टेज पर आके ना, इस स्टेज पर आकर कोड देखो 0010, यानी यहाँ पर आकर इस स्टेज पर आकर हुआ है 00। यानी अब ये वो वाली कंडीशन है जब हमारे सीपीयू को 001 की लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड समझ में आएगा। ये तो हम सबको पता है कि हमारी कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है कंप्यूटर। हम हाई कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो मशीन को समझ में नहीं आती। लेकिन सब लैंग्वेजेस के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पाइथन की बात हो रही है तो पाइथन के ये स्टेप्स है, ये प्रोसेस है, इनसे होते हुए बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है और फिर एंड में वो रन होकर हमारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ये एग्जाम्पल दी हुई है बाइट कोड ये की पुरानी बस। वाली आ गई ना। ये भी हो गई हमारी। यूजेस भी हो गए। ठीक है, ये क्या देखो हुआ? यही कहा जा रहा माइक्रोसॉफ्ट है कि ओएस। जो अभी मैंने ऊपर बात बता दी कि प्लेटफॉर्म ओएस का मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यहाँ पे वही बात हो रही है कि मैक लिनक्स और कोई भी देखो लिखा हुआ भी है मैक लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो बाइट कोड की वजह से कोड आराम से एग्जीक्यूट हो जाता है। बस ये होना चाहिए कि पाइथन इंटरप्रिटेटर यानी पाइथन लाजमी होना चाहिए पीसी। आगे चले। स्क्रॉल स्क्रॉल करो। ये सारे वही आ गए ना। तौसीफ ने पूछा है बाइट कोड होता क्या है? बाइट कोड वो कोड होता है ये है बाइट कोड। जो हाँ इस तरह हर का चीज होता को है। तोड़ तोड़ के बताना कि ये कांस्टेंट है, ये फास्ट है, ये सारी चीजें ये बाइट कोड हमारा कन्वर्ट करके दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पे इसे कोड दिया था यहाँ पर। सही है। ये पूरी बाइट लाइन कोड को लाइन अच्छा बाय लाइन पढ़ रहा है और बाइट उसको यहाँ बाइट तोड़ रहा कोड है। भी डायरेक्टली ना बाइट कोड भी डायरेक्टली मशीन को समझ में नहीं आता। लेकिन वो इस काबिल हो जाता है कि उसको हमारा इंटरप्रिटेटर किस में कन्वर्ट कर सकता है? ऊपर कौन सा लिखा हुआ था? वर्चुअल मशीन। हम्म। बाइट कोड भी वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट होता है। ये स्टेजेस है इसकी। चले आगे, फिर अभी और भी टॉपिक है इसमें। हाँ ये सारा मैन्युअली रन करने का आ गया, ये पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, ये तमाम बाइट नोट्स कोड बना के जो दिए ना, भी उसमें ये लाइन बाय लाइन चीजें रोमन उर्दू में मौजूद है। इजीली पढ़ भी सकते हो और समझ भी आ सकता है। कह रहे हैं उसको कि पढ़ो, इसको पढ़ो, दोनों इसने चीज समझ कहा में है आएंगी। कि हाँ बाइट कोड को भी हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हम देखना चाह रहे हैं ना कि बाइट कोड होता कैसे। तो इन्होंने स्टेप बताए हुए हैं कि ये कमांड चलाएं। इसी तरह से आप बाइट कोड को भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन उन्होंने दी हुई है, इसको लेकिन आप कॉपी अपने करके आप अपने टर्मिनल पे रन कर सकते हो, तो ये फाइल आपको बन के दिखेगी। ठीक है। और इस फाइल को जब रन करोगे तो अंदर जो भी कोड होगा वो आपको दिखेगा। थोड़ी जूम कम कर लो। ठीक है। यहाँ पे तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। रनिंग बाइट कोड, गो इनसाइड, अब फोल्डर में किस तरीके से जाना है, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने यहाँ पे फॉलो करने को दी हुई है। वैसे ये एक बार ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, अब ये
ये मुझे भी बताओ करना पड़ेगा। इंडेंटेशन का किस किस को पता है, और बता सकता है कोई भी? किसी को पता है? जूम करना। इंडेंटेशन कहते हैं स्पेसिस को। इंट्रोडक्शन हम दिया हुआ इन पाइथन इंडेंटेशन इज यूज्ड टू डोनेट अ ब्लॉक ऑफ कोड विद इन कंट्रोल स्ट्रक्चर फंक्शन और क्लास। इट इज अ कर्चुअल एस्पेक्ट ऑफ पाइथन सिंटैक्स और इनकरेक्ट इंडेंटेशन। पाइथन जो है वो रिस्ट्रिक्शन देता है अगर इसमें इंडेंटेशन का गलत इस्तेमाल किया तो। अच्छा, इंडेंटेशन का इंडेंटेशन में कितने मतलब स्पेसेस होते हैं, किसी को मालूम है? 4 होते हैं। 4 होते हैं। 4 लेते हैं या फिर हम टैब का बटन अच्छा प्रेस अच्छा, करते दो हैं तो वो ऑप्शन है हमारे पास। टैब और दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम टैब का बटन यूज कर लें एक बार, या तो हम 4 दफा स्पेस का बटन दबाएं। दोनों ऑप्शन है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। यहाँ नीचे दिए हुए भी होंगे ये पॉइंट। इंडेंटेशन प्रोसेस एडिंग स्पेस टैब बिगिनिंग ऑफ अ लाइन कोड इंडिकेट पार्ट लार्जर ब्लॉक ऑफ कोड पाइथन। अच्छा, यहाँ पे ना एक वो गूगल कोलैब की भी खोल लो, ताकि ना आपके साथ अगर कोई कोड आए ना तो उसको थोड़ा एग्जीक्यूट करके भी दिखा दो। अच्छा, याद रखना क्या कहते हैं ये हम पाइथन के अंदर जैसे टाइप स्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे, पाइथन में उसकी जगह पे हम कॉलन का यूज़ करते हैं। और हम ये इंडेंटेशन क्यों लगाते हैं? इंडेंटेशन हम इसलिए लगाते हैं कि हमें पता होता है ये उस ब्लॉक में काम कर रहा है, ये उस चीज़ का हिस्सा है। ये लिखा हुआ है अ लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड, तो पार्ट ऑफ, ये इससे पता चलता है कि इस पार्ट का ये हिस्सा ही फंक्शन इस फंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद हम फिर से वन स्पेस पे स्टार्ट हो जाते हैं अपने आगे। शायद कोड है इसमें और वो रन इसमें हो जाएगा रमीशा। किया हुआ है ना, इसमें चल डिफाइन रहा द है। स्ट्रक्चर। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन ब्लॉक ऑफ कोड। एक फंक्शन बनाएंगे ना, फंक्शन में हम पहले क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते थे और हमें पता था यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में कर्ली क्या ब्रेसिंग यूज नहीं होता होता, है, कॉलन लगा इंडेंटेशन के होता है। ब्लॉक कोड को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। और ये आ गया मेक कोड मोर रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। और फिर है प्रिवेंट सिंटैक्स एरर। रूल्स आ गए, वही बता दिए उन्होंने रूल सारे। दोबारा से 4 स्पेसेस का यूज़ करते हैं हम लोग, कॉलन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ भी है। अब कुछ करेक्शन और देखो, करेक्ट कैसे? अगर हम ऐसे यहाँ से गिनना शुरू करें, इफ के पास एक स्पेस आई एफ दो, एक स्पेस यहाँ पर है 3 और टी 4, 4 के बाद देखो यहाँ प्रिंट यूज हो रहा है। यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है कॉलन का। और देखो यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। इससे ब्लॉक ऑफ कोड, ये इसको कहेंगे हम, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है, क्विज में आ जाता है, तो याद रखना कि हम इंडेंटेशन क्यों लगाते हैं। हम ब्लॉक ऑफ कोड की वजह से लगाते हैं। कॉलन से पता चलता है ये इसका पार्ट है और हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। और हमें 4 स्पेस चाहिए होती, या फिर हम टैब का यूज़ करते हैं। अगर मैं ये कोड कुछ इस तरीके से लिखूँ जैसे इन्होंने यहाँ पे इनकरेक्ट फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, यहाँ कोई स्पेस नहीं है, मतलब इन्होंने बताया यहाँ पाइथन जब पढ़ना शुरू करेगा लाइन बाय लाइन पढ़ता है, यहाँ से पढ़ते पढ़ते आया, इसने बोला अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक ऑफ कोड ही, ये दूसरी लाइन शुरू हो गई, ये दूसरा कोड शुरू हो गया। पूरी इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, रन करके दिखा दूँ? नहीं हो रही है रन, खाली कोड है। बेस्ट प्रैक्टिस भी दे दी उन्होंने। कहा गई? आई थिंक डेमो की वीडियो चल भी रही है, हाथ का देख लेंगे। वैसे इसका तो पता ही होगा तकरीबन सबको। क्या? इंडेंटेशन का सबको पता होगा क्योंकि हम काफ़ी दिनों से कोडिंग कर रहे हैं, तो इसका इल्म तो हो गया होगा। अब एक्सरसाइज जनरेटिंग ऑन फर्स्ट पाइथन कोड। इस पार्ट में बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अब ये करवाना है। इंडेंटेशन को ना करके दिखा दो बस। नीचे स्क्रॉल करो, ये खत्म हो गया है, आगे डक टाइपिंग वगैरह भी तो है है। ना, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज ऑप्शनल टाइपिंग हिंटिंग आ गया ना, अब तो सब चीज़ें ये आएंगी। अच्छा, डायनेमिक टाइपिंग, एक मिनट,
नीचे करो। हम्म। क्या है? पाइथन इज अ डायनामिकली type language which means does not enforce data type variable compile time instant data type determine runtime। ये कह रहे हैं पाइथन 3.5 और लेदर वर्जन आल्सो सपोर्ट ऑप्शनल टाइप हिंटिंग which allow developer add type annotation to हम्म। their code। कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि 3.5 के बाद के वर्जन में हम जो है ना टाइप हम खुद डिफाइन करते हैं। वैसे नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि नहीं। टाइप इंटरप्रेटर खुद बता देता है, लेकिन हमें जो है ना 3.5 के बाद के जो हम वर्जन यूज़ करेंगे तो उसमें हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे एक एज के नाम से वेरिएबल बनाया है, तो हमें पता है कि भाई एज में जो एज आएगी वो जो है, देखिए अब एज है ना, एज का जब हम इनपुट लेंगे, इसको ना एक ब्लैंक में चला लो, ब्लैंक खोल लो बराबर में टैब में, गूगल को ऐप खोलो, ये रन नहीं चलेगा। ब्लैंक नहीं चलेगा, ये ब्लॉक होती है। गूगल को ऐप खोलो। ऊपर वाला भी, वो ऊपर वाले में तो फिर काफी दफा एरर दिखाएगा, इंटरनेशन वाले के अंदर भी हमें। अच्छा अब वापस ना वहीं जाओ रैपो में इनकी, हाँ जी हाँ। अब जो है ना, पता है क्या करो, एक जो है ना हाँ ये पूरा हटा दो, सिर्फ इनपुट छोड़ो। अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ, पूरा कोड हटा के ना एक, हाँ बस एज टाइप हटा दो, इंट टाइप हटा दो, इंट। हमने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से, हम सबको पता है कि जब हमने एज लिखी है तो एज हमारी स्ट्रिंग में कभी भी नहीं होती, एज वो जो होती है वो नंबर्स में होती है। अब अगर यूजर यहाँ पर एज को इनपुट करो, हो रही है, चल रहा है। ये अभी पुराना कोड एग्जीक्यूट हो ना, अब चलेगा। अगर मैं अब अब जो एज, है ना हाँ बोलते जाओ। अगली लाइन पे लिखो एज की टाइप, रुक जाओ, टाइप मेरी बात सुनिए, प्रिंट यहाँ पे करो। हम अभी क्या कहते हैं, जो एज जब भी यूजर से हम कुछ भी इनपुट लेते हैं ना, वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। अगर मैं यहाँ पे एच यू या कुछ भी बिल्कुल लिखूंगी ना, तो ऐसा ये ही है। एंटर कर जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट की जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। आप इनपुट में अगर यूज़र से पूछें यू आर लर्निंग पाइथन और ऑप्शन अगर यूज़र यस और नो में दे, तो भी इनपुट की डेटा टाइप अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग ही होगी, लेकिन यूज़र ने जवाब किस में दिया है? बूलियन में दिया है। इसी तरह से अगर नंबर में देगा जवाब कोई भी सवाल, तो उसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही रहेगी या कोई भी डेटा टाइप होगी। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर हम जो है 3.5 के बाद जो वर्जन आया है पाइथन का, उसमें ये है कि आप जो है ना डेटा टाइप को डिफाइन करें। डिफाइन करने से क्या होगा, हम यहाँ पे इंट लिख देंगे, तो अब हम इसकी डेटा टाइप अगर प्रिंट करेंगे ना एज की, तो हमारे पास नंबर ही आएगी, यानी इंटीजर ही आएगी, इंट अभी ही तो वो आएगी प्रिंट कुछ डेटा करेगा ही नहीं ना, टाइप। अभी बस डेटा लेगा ही हमसे। अगर हम इंट अगर हम इंट के बगैर, नीचे एक लाइन पे ना डेटा टाइप प्रिंट करो इंट लगाकर, और बगैर इंट के जब हम एज की डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो होगी स्ट्रिंग, और इंट लगा के चेक करेंगे तो इंटीजर यानी इंट ही होगी। टाइम कितना है रमीशा कॉल पे? हाँ, नीचे तो यहाँ शो नहीं हो रहा। चलो अभी तो आगे आ जाते हैं, इन्होंने दिया हुआ है ना इसलिए टाइम। इंडेंटेशन इशू है कैसे? रिफ्रेश कर लो, ये ना गूगल कोलैब मसला भी करता है। ये भी प्रिंट लगेगा ना, बगैर इसके होगा नहीं ना। हाँ टाइप भी प्रिंट ही होती है। हम्म। तब आगे एरर दे रहा है ये। योर एज
में स्ट्रिंग दिए उन्होंने दोबारा से। तो एफ स्ट्रिंग यूज हुआ हुआ है नीचे। और दूसरा यहाँ पे भी हम सिर्फ ना इंट अभी कोड से पहले ना इंट लगा सकते हैं। इंट भी लगाएंगे। अब रन करो। आ गई क्लास हमारी। देखो अब इंट आ गई आ गई। आ गई, इंटीजर लगेगा। क्योंकि अगर हमें इनपुट यूजर बाय से जो डिफॉल्ट कोड होता है वो चाहिए उसको हम स्ट्रिंग होता है, उसमें कन्वर्ट करवाएंगे तो हम इंट यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग ही है और नंबर नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पे str लगा देंगे। आगे चले। हाँ डायनेमिक ठीक है ऑप्शनल बस। टाइप हिंटिंग आ गया। नो कंपाइल टाइम चेक टाइप चेकिंग। अच्छा ये भी बता दो, जो हम टाइप से डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो कौन सी टाइप होती है, और जो पाइथन खुद एज्यूम कर रहा होता है वो कौन सी टाइप होती है। पाइथन डेटा टाइप इज रन टाइम बट नॉट कंपाइल टाइम। ये तो हम अभी भी पढ़ चुके हैं। डायनेमिकली टाइपिंग ऊपर पढ़ के आए थे कि जब चल रहा होता जब तो ये इसको खुद ही कंपाइल टाइम रन टाइम बता देता है, खुद ही अज्यूम कर लेता है अपने पास कि कौन सी टाइप होगी। ऑप्शनल टाइप हिंटिंग है इसमें। जब हम टाइप खुद से डिफाइन करते नहीं है ना, पाइथन खुद एज्यूम करता है, तो वो डायनेमिक टाइपिंग होती अब वही है। तो ऐसी अभी है ना, हमने किया, वो ऑप्शनल टाइप हिंटिंग है। जो जो हम खुद से डिफाइन करते हैं स्टैटिक टाइप, उसको ऑप्शनल टाइपिंग कहते हैं। और नो कंपाइल टाइम टाइम नो कंपाइल टाइम टाइप कंपाइल चेकिंग। टाइपिंग थर्ड पार्टी दे टूल्स के पाइथन। जैसे अभी सर अमीन आलम ने भी हमें एक वो बताया था पिप का, कि कोई कमांड थी उसको रन करते हैं हम थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करके हम कंपाइलर से उसकी टाइप चेकिंग करवा सकते हैं ताकि हमारा कोड ख़राब ना हो। सर अमीन आलम की रिकॉर्डिंग भी है, उसके अंदर बताया उन्होंने कि अगर हम एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम टाइप चेकिंग कर सकते हैं। कौन याद है कौन से किसी को? टूल्स हैं? याद नहीं आ रहा, अगर मुझे याद आ जाएगा ना तो मैं मैसेज पे बता कह रहे दूंगी। हैं इसमें इस लाइन में यही कह रहे हैं ना कि पाइथन बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइप चेकिंग नहीं करता कंपाइल टाइम पे, वो रन टाइम पे करता है। हाँ यानी पूरा कोड अगर 1000 लाइन का है वो पूरा रन हो जाएगा। अच्छा कोड कैसे रन होता है, लाइन बाय लाइन रीड होता है। अब उसको रीड होने में टाइम लगेगा, कंपाइल होने में टाइम लगेगा। तो पहले वो कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा। जब रन हो जाएगा उसके बाद पाइथन एरर देगा। तो ये यही कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड सेफ्टी रहे, रन होने से पहले कंपाइल टाइम पर ये एरर दे दे, अगर एरर हो टाइप का, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी टूल यूज करें। अब आई थर्ड डी पार्टी ई टूल का एस नेम मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे आ गया वाई यूज टाइप हिंट्स। हम क्यों यूज करेंगे? टाइप हिंट होता क्या, पहले ये बता दो। जो हमने अभी इंटीजर और स्ट्रिंग लिस्ट जो हम खुद से डिक्शनरी टाइप लिखते होते हैं वो टाइप हिंटिंग होता है। उसे बोलते हैं हम लोग टाइप हिंटिंग। मतलब कोई आए वो आसानी से यूजर आए और दूसरा यूजर आए वो हमारे कोड को पढ़े तो उसको पहले से पता हो कि यहाँ पे इंटीजर अच्छा स्ट्रिंग इसमें ना, इसका इसमें यूज जो है क्या ना है। टाइप हिंटिंग के यूजफुल रीजंस भी दिए हुए, कह रहे हैं इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। हम्म यानी अगर हमने एक इनपुट लिया है, यूजर यूजर जो है ना, हम जैसे हमें आ गया ना प्रोग्रामिंग की नो आपको दूसरे लोगों के लिए और अपने लिए नो उस हाउ है, कोड को हमें नो अंडरस्टैंड हाउ है करते तो हैं। हमें पता होगा कि भाई ये स्ट्रिंग में है या इंटीजर में कोड है। लेकिन जो कोई न्यू यूजर आएगा उसको नहीं पता कोड इंटीजर में है या स्ट्रिंग में। टाइप हिंटिंग का फायदा ये है कि इम्प्रूव करता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है। बेटर कोड कंप्यूटेशन है, जैसे टेक्स्ट एडिटर है, ये हिंट प्रो। अच्छा एक ना टेक्स्ट एडिटर भी है, वो हिंटिंग करता है टाइप की, ये उसकी बात हो रही है। स्टैटिक टाइप चेकिंग, यानी टाइप हिंटिंग कैन बी स्टैटिक टाइप चेकिंग टूल टू identify optional type related errors before your code in even run। यानी ये रन टाइम पे जो है टाइप चेकिंग करता है। उफ, यहाँ पे इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन आ गई, वही तमाम चीज़ें जो हम समझ चुके हैं। इम्प्रूव सही है, करना है, बेसिक रीडेबिलिटी करना है, सिंटेक्स कोई दिया हुआ है यूज़र आता नीचे। है हम हमारा कोड ज़रूरी नहीं है कि आज जो हमने कोड लिखा है उसको कोई मायने नहीं, शायद फ्यूचर में वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो। तो अगर कोई यूज़र या दूसरा बंदा आके हमारे कोड को पढ़ता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे इंट का यूज़ किया या स्ट्रिंग का यूज़ किया या डिक्शनरी यूज़ की या लिस्ट यूज़ की। इसलिए हम करते हैं हिंट का यूज़।
ऐसे बोलते थे हम, वो टाइप स्क्रिप्ट में टाइप करते थे, यहाँ पे टाइप हिंटिंग। हिंटिंग। वही अच्छा, चीज यहाँ यहाँ पे पे ना थोड़ा, हिंटिंग। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, कहीं वर्ड यूज किया गया है डायनेमिकली टाइपिंग, कहीं यूज किया गया है टाइप हिंटिंग। अब हम्म। डिफरेंस पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज आएंगे, 3-4 तो इसी से आएंगे एमसीक्यूज लाजमी, कि टाइप और डायनेमिक टाइपिंग क्या है। डायनेमिक टाइपिंग क्या है कि भाई वो खुद से देखेगा, अगर वो स्ट्रिंग है डिसाइड कर लेगा, एक्शन परफॉर्म कर लेगा, तो टाइम पे करेगा, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट रन टाइम पर टाइप को जो है वो एज्यूम करता है। लेकिन अगर हमें उसको कंपाइल टाइम पे करवाना है तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल या लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। ताकि और जो है टाइप अपने हिंटिंग क्या सिस्टम। होता है, हम खुद से स्टैटिकली टाइप, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, खुद से हम किसी भी चीज में टाइप को डिफाइन करें। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है 5, लेकिन हमने कॉलन लगाकर हाँ, इसकी टाइप दी याद हुई आया, है। सर ने हमें बताया था पिप डॉट माई पाई को आप यूज़ करोगे, तो जब आप माई पाई का यूज़ करते हो तो वो हमें रन टाइम पे ही बताता है। ये थी कमांड माई पाई। माई पाई से हम फ़ौरन ही जो थर्ड पार्टी टूल का नाम है माई पाई, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और जब हम अपने पाइथन की फाइल को रन करवाते हैं, हम कैसे लिखते हैं, पाइथन रन ऐप डॉट पी वाई, तो फिर हम लिखेंगे माई पाई रन ऐप डॉट पी वाई। तो वो हमारी रन टाइम के ऊपर ही हमारे एरर पकड़ लेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे अच्छा, गलत टाइपिंग की है। माई पाई टूल को इंस्टॉल करना है। हाँ, इंस्टॉल करते हैं पिप की कमांड से। मुझे याद पिप नहीं आ रहा इंस्टॉल बताती माई हूँ। पिप इंस्टॉल माई पाई टूल्स। अच्छा, इसको नहीं, पीसी में सिर्फ इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल माई पाई। करेंगे या डायरेक्ट प्रोजेक्ट में। जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं ना, और हम चाह रहे हैं कि हमें अभी हम कोड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करें। अच्छा, ये सिर्फ वक्ती तौर पे एक ये छोटी सी लाइब्रेरी समझ लो, वो है ये मॉड्यूल है इसका। सही है। ओ सॉरी, आगे। क्या कहते हैं उसे। अच्छा, इन्होंने ना बेसिक सेंटेंस दिया हुआ है, पहले तो एक्स की वैल्यू 5 देकर इन्होंने टाइप बता दी कि भाई ये इंट है, यानी ये इंटीजर है। पता चल रहा है कि भाई ये 5 जो है वो वाकई में इंटीजर ही है। वाई जो है हेलो लिखा हुआ है, हेलो जाहिर सी बात है डबल कोड में लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग है। और इन्होंने अब फंक्शन की ना टाइप हिंटिंग दी है। फंक्शन को स्टैटिक टाइप डिफाइन करके बताया गया है कि फंक्शन के साथ हम किस तरह से नेम, ये पैरामीटर है, आर्गुमेंट में अगर नेम देगा तो वो स्ट्रिंग में आएगा नेम देखो, हमेशा। नेम आर्गुमेंट में स्ट्रिंग हम ऐसे दे रहे हैं, लेकिन फंक्शन में ना अगर हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी है तो कुछ इस तरीके से करनी होती है, एरो के साथ। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ तो पैरामीटर के लिए हो रही है, लेकिन इस फंक्शन के लिए जो डेटा टाइप डिफाइन हो रही है वो स्ट्रिंग इस तरीके से लिखी जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हम इसी में गौर करें ना, सही से पढ़ लें डॉक्यूमेंटेशन को, तो काफ़ी चीज़ें और यहाँ हमें। रिटर्न का कीवर्ड भी यूज किया गया। किसका। अच्छा, पाइथन पाइथन का जो पाइथन में जो ओल्ड ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, हम्म, में जो है ना टाइप इस तरह से दी भी नहीं तो ये अब नए है। वर्जन है ना सारे। एरो के साथ स्ट्रिंग 15 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे टाइप हिंटिंग फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप, अब यहाँ पे और इन्होंने ये लिस्ट रेपोजिटरी लिस्ट जो को। है हमारी पूरी अपडेट भी हुई है। हम्म। चल देखो, यहाँ पे ना लिस्ट दी है। लिस्ट जो है ना वो देखो कौन सी ब्रैकेट में आती है, तो उसकी टाइप भी कौन सी ब्रैकेट में दी हुई है, ये भी नहीं, नोट ब्रैकेट करो। में तो वो सब में स्क्वायर बिल्कुल उसी ब्रैकेट में तरह है। से बिल्कुल नहीं, देखो उसमें क्या नाम है, एरे टप्पल में। हो गया, डिक्शनरी हो गई और लिस्ट जिन ब्रैकेट के साथ यूज होते हैं उनकी टाइप भी उन्हीं के साथ तकरीबन यूज होती है। यहाँ पे ना देखो स्ट्रिंग दिया हुआ डिक्शनरी में, तो पहला वर्ड ए स्ट्रिंग ही है। हाँ, उसके वो बाद क्या है, इंटीजर। बिल्कुल सेम सेम अच्छा चलता है अब ना ये फिर। नहीं होगा। अच्छा अब ये नहीं होगा, देखो यहाँ पे तो 2 बार स्ट्रिंग दिया हुआ है और 2 बार नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ तो एक एक बार लिखा हुआ है। एक एक बार का मतलब ये है कि पहले स्ट्रिंग आएगा, उसके बाद इंटीजर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे पहले स्ट्रिंग आएगा टप्पल में और उसके बाद इंटीजर आएगा। अच्छा, लिस्ट, डिक्शनरी और टप्पल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टाइप के लिए लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई और टप्पल हो गई। इनके लिए कौन से ब्रैकेट यूज करने हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आएंगे लास्ट। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब तक हमने सुना था और पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
यानी ऊप्स के बारे में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा सुना था और पढ़ा भी था किसमें, टाइप स्क्रिप्ट में। ऊप्स यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ी थी और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये तीसरी चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। इन दोनों में डिफरेंस बताऊँ माइजा? ये जब ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ये पहले यूज़ होती थी। इसके बाद जब इसमें यानी न्यू वर्जन आते गए ना, तो अब हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि हम अच्छा पहले। इसका इसका अच्छा एक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज यूज होती थी हाँ, और अब पहले यूज़ ऊप्स होती यूज थी। होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पहले ये यूज होती थी अब ये यूज होती ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, ये लिखे हुए हैं इसके सारे पॉइंट्स, एक मिनट। है? एक्सप्लेन कर दो डिटेल से। ये आगे ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज आर ऑफन यूज्ड टू स्क्रिप्ट सिंपल एप्लीकेशन। जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए यूज़ की जाती थी, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज थी ओल्ड में। जब जावा स्क्रिप्ट, देखो कब यूज़ होती थी ये जावा स्क्रिप्ट में, जब ये ES6, हम ये टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। ये ES6 आने के सीखा एक बाद ही मार्च हमारी को। टाइप स्क्रिप्ट भी अपडेट हुई थी। जावा स्क्रिप्ट जब अपडेट हुई थी, उससे पहले पहले और पहले के प्रोग्राम में पास्कल वर्जन वगैरह के अंदर भी और जो ये है ना, यूज़ अब तो होती थी। टाइप स्क्रिप्ट भी अपडेट हो गई है। टाइप टाइप स्क्रिप्ट भी स्क्रिप्ट और अपडेट हो गई जावा है। स्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज यूज नहीं होती, उसमें भी ऊप्स ही यूज होते हैं। अब होते हैं, पहले यही होती थी, मतलब दोनों में बिल्कुल। डिफरेंस अब यही आ गया इनका। इन्होंने डिफरेंस यहाँ पर ये भी बताया कि की फीचर्स जो था वो इसका था इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 4 पिलर्स पर है यहाँ पर एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी भी क्लास के अंदर डेटा को एक जगह पे स्टोर करना और बार बार उसका यूज करना, जैसे हम फंक्शन में करते हैं। लेकिन फंक्शन में हम फंक्शन को रिपीटेशन में लेके जाते हैं, एनकैप्सुलेशन में एक जगह पैक करवा देते हैं। सही है। आगे, सही इनहेरिटेंस है। का मतलब है पेरेंट से चाइल्ड का रिलेशन, मतलब कोई भी एक क्लास बनाई। एक अभी हमने ओप्स नहीं पढ़े हैं, जब इसे अभी पढ़ेंगे हम तब उसको हमें ये डिटेल सब में चीजें पढ़ेंगे समझ भी नहीं, में बस आएगी। इतना ठीक है कि भाई 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स होते हैं। अब हम उन पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज पे काम नहीं करते क्योंकि वो 3 पिलर्स को सपोर्ट करता था और वो एक्मा स्क्रिप्ट ओल्ड वर्जन का था। बस सिंपल सी इतनी सी डिफरेंसेस हाँ, और ये जो पीछे छोड़ कर। इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये एक क्लास बना ली और उसके नीचे किसी दूसरी क्लास के अंदर उसका लिंक देते हैं। जब हम ऊप्स पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमें जब ये समझ में डिटेल्स आएगा। पढ़ेंगे अभी फिलहाल ऊप्स हमें पर। अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। ये पुराने वर्जन में यूज़ होता था, और अब जो हम यूज़ जिस पे काम करते हैं वो हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर। आ गया। वो सपोर्ट नहीं करता था अच्छा इनहेरिटेंस को और पॉलीमॉर्फिज्म को, ये सपोर्ट करता है। सही है। अभी इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि जब ये टॉपिक हमारा अभी वैसे भी एग्जाम के अंदर नहीं है, इसके बाद ही आएगा। यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंस दिया हुआ है छोटा सा, एनकैप्सुलेशन वाला। कहाँ गया? टाइपिंग है बाकी, स्क्रॉल करो ऊपर। ये अभी हमारे किसी भी काम का नहीं है जब तक हम ये पढ़ते नहीं, क्योंकि तमाम टॉपिक ऊप से रिलेटेड डक है। अब आ टाइपिंग। गई हमारे पास डक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या है? डक टाइपिंग तो आप एक्सप्लेन कर रही हैं या मैं करूँ? आप करो, मैं बताती जाऊंगी साथ साथ। डक टाइपिंग को देख के ऐसा लगता है कि कोई बत्तख है उसकी टाइपिंग के बारे में बात कर रहा है। स्क्रॉल करके टेक्स्ट पर आते हैं। सही है। स्क्रॉल करें, इसको पढ़ें, रीड करें आप। अच्छा, डक टाइपिंग को मैं बड़े आराम से और आसान अल्फाजों में समझा दूँ कि मैं एक यूज़र हूँ जो, आप जैसे पढ़ भी सकते, देख लो, रीड कर लो। और दूसरा, मुझे जो समझ में आई ना, मेरे बहुत आसान लगी कि आजकल जो है हम लोगों ने रोबोट बना लिए। एक डॉग का रोबोट है और एक हमारे पास रियल डॉग है। ठीक है, अब मैंने उस डॉग को आवाज़, दोनों के नेम भी सेम है, नेम भी सेम है। और रोबोट क्या बनाया, मतलब रोबोट भी मैंने डॉग का ही बनाया हुआ है। अब मैं जब उस डॉग को आवाज़ लगाती हूँ, तो समझो मेरी ब्लाइंड हूँ मैं, या मेरी आंखें बंद हैं, जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के बाहर बैठे हैं, जो भी समझ लो। जब मैं बुलाती हूँ तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे उन दोनों में से कौन जवाब दे रहा है। उसे कहते हैं हम डक टाइपिंग। सेम ये ऊप्स के अंदर अच्छा भी काम करेगा। इसकी ना डॉग वाली आपने एग्जाम्पल दी? दिए। अच्छा डिटेल में नहीं दी ना। डिटेल में दोबारा देनी है?
एग्जाम्पल है, लेकिन ये सब सब काम डक टाइपिंग भी वही हमारे सिंपल पाइथन सिंपल, के हाँ अंदर बस है। सिंपल यही है कि जिस चीज को हम जिस चीज का फंक्शन देते हैं, जो नाम देते हैं, ये वो लिखा आ रहा है ना, उसी का बिहेव शुरू कर देती है। आपने जैसे इमेजिन कर अगर लिया एक आप एक तोते से बात कर रहे हैं जिसका नाम है पॉली। पॉली कैन टॉक लाइक अ ह्यूमन। अब पॉली जो है वो किस तरीके से बात करता है, एक इंसानों की तरह। एंड यू वांट टू कन्वर्सेशन विद हर, आप उससे बात करना चाहते हैं, बट यू आल्सो वांट टू कन्वर्सेशन विद अदर ह्यूमंस। और सेम आप उसी तरीके से दूसरे लोगों से भी बात करना चाह रहे हैं। तो इसमें कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम, इससे भी बात करते हैं और कर सकते हैं, और इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो कहलाती है हमारी डक टाइपिंग। अच्छा, मुझे इस तरह से समझ में आती है डक टाइपिंग कि हम जो फंक्शन बनाएंगे ना, फंक्शन का जो नाम हम दे देंगे, वो फंक्शन वही बिहेव करना शुरू कर देगा, बिल्कुल। भले से वो ओरिजिनल वो चीज नहीं हो। लाइक इस तरह से अगर एक रिपोर्ट है, लाइक बिल्कुल इस तरह से एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को अगर हम जो है डॉग का नाम दे दें, उससे डॉग वाला बिहेवियर शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें, तो बिल्कुल वो वैसी रिस्पॉन्स करेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, डक टाइपिंग। स्क्रॉल करो। अभी एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा इन्होंने घुमाया हुआ है, नहीं समझ में आएगी अच्छा, तो यहाँ पे दूसरी बड़ी यहाँ सी पर हमें जो है बता ना, दो। देखो, नहीं नहीं, इजी है, इजी है, स्क्रॉल करो। यहाँ पे क्लास दी हुई है वुमेन के नाम से और पैरोट के नाम से। ये बेसिकली ऊप्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर, जो हमने नाम अभी पढ़े गलत है। नहीं है। अच्छा, हमें ऊप से अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने ऊप से पढ़े ही नहीं है। हमें मसला किससे है, हम सीख रहे हैं डक टाइपिंग। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है डेफ करके स्पीक के नाम से, और यहाँ पर एक पैरोट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है स्पीक के नाम से। अच्छा, दोनों की क्लास अलग अलग है, बिल्कुल कैसे, एक एक ह्यूमन की कैटेगरी में आता है और एक पैरोट की। नेचर दोनों की अलग अलग है, एक इंसान है और एक जानवरों की कैटेगरी में आता है। लेकिन हमने इसको स्पीक का फंक्शन दे दिया, तो ये दोनों बात ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। अब हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो इंसान है या जानवर है। इसकी इजी एग्जाम्पल यही है, हम जिस फंक्शन का नाम दे देंगे जिसको, वो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगा बिल्कुल। अभी पूरी डिटेल में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। हाँ, एक बस यही है मिनट। डक टाइपिंग में डिटेल्स में। बेसिकली ये ऊप्स है, ऊप्स के अंदर यूज होती है ये डक टाइपिंग। ठीक है। नॉर्मली अलग से तो कहीं भी यूज नहीं होती है। जब हम ऊप्स को पढ़ेंगे डिटेल में, तो और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी डक टाइपिंग। टाइम हमारा हो चुका है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू, अगर हमसे कोई पूछ रहे हैं पाइथन में सब चीजें क्या होती है, सब चीजें ऑब्जेक्ट होती है, चाहे वो अच्छा, सिंपल डेटा टाइप के फंक्शन हो, पाइथन में जो कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट वो नहीं सब भी है ना, वो भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहलाती है। और फंक्शन क्या कहलाते हैं, फंक्शन हमारे कहलाते हैं फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। याद रखना, तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट होती हैं, फंक्शन हमारे कहलाते हैं फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। और दूसरा, अभी हमने पढ़ा था, जो हम लोग हमेशा डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, वो भी क्या होती है, एक क्लास। और हम अपनी क्लास भी बना सकते हैं, जैसे कि हम ऊप्स में बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है, क्लास किसकी बनी हुई है, रोबोट की। तो यहाँ पे हम एक क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, जो देखो स्ट्रिंग हो, इंटीजर्स हो, लिस्ट हो, टपल हो, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास है क्लास। ये डेटा टाइप नहीं है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं और हमारा लेसन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है तो पूछ लो। कितने मिनट रह गए? 5 मिनट है। 5 है।